156 क्लॉज 2 से पावर है इसको इन्वेस्टिगेशन की 165 156 बोल दिया पावर लिखी पावर मिल गए। क्या ये विटनेस को थाने में बुला सकते हैं? अपने एक्सरसाइज करने लगे। कौन से सेक्शन में कॉल करता है? 160 और स्टेटमेंट फिर अब आया तो स्टेटमेंट लिखेंगे विटनेस के, तो स्टेटमेंट लिखा जाएगा कौन से सेक्शन में? 161 स्टेटमेंट लिखने लगे। ऐसे स्टेटमेंट की कोई वैल्यू कोर्ट में है क्या? साबित किए जाते हैं पुलिस के समक्ष किए गए स्टेटमेंट न्यायालय में साबित किए जाते हैं। नो सर, नॉट एडमिसिबल। लेकिन कौन से एलिमेंट साबित किए जाते हैं? सिर्फ दो है। कौन से? बैंक डिक्लेरेशन और सर 32 और 25 27। बस दो ही है। यस सर। इतना टाइम लगता है बता लो क्लियर रखो। दो ही फैक्ट हैं और उसकी एविडेंशियल वैल्यू में ये भी देखा था 145 और 157 भी यूजेबल होती है कॉरलेशन कंट्राडिक्शन। बस 162 खत्म। 162 खत्म हो जाने के बाद 164 कब आई थी पिक्चर में और क्यों आई थी पिक्चर में? पहले बताओ कि क्यों आई थी? सर क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये बोल रहा था तुम हैं? क्या अभियुक्त कन्फेशन करने के लिए तैयार है? अभियुक्त क्या पुलिस के सामने कन्फेशन नहीं कर पाता है? नहीं, वो उसकी वैल्यू नहीं होती। रेलिवेंट नहीं होता है इसलिए नहीं कर सकता है। अब तुम बोलो। सर क्योंकि इन्वेस्टिगेशन स्टेज में पहली बार जुडिशियल मजिस्ट्रेट आ रहा था। हाँ, काहे के लिए आ रहा था? वो कन्फेशन जो अक्यूज दे रहा था तो उसको लिखने के लिए आ रहा था और उसको रेलेवेंट बनाने के लिए आ रहा था। 25 बोलती यस सर, इररेलेवेंट है पुलिस के सामने। यस सर, यही काम था इसलिए वो आ गया था। यस सर, उसने स्टेटमेंट लिखे थे। यस सर। कौन से न्यायालय लिखे थे? कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट अरे उसका जुडिक्शन कॉम्पिटेंसी होनी जरूरी है, चाहे हो या ना हो। अगर उसकी कॉम्पिटेंसी है तो क्या लिख नहीं पाएगा? तो कॉम्पिटेंसी तो भी लिख पाए तो भी लिख पाएगा और ना हो तो लिख पाएगा। अगर उसने कॉम्पिटेंसी नहीं थी और लिख लिया तो क्या वो जो प्रॉपर मजिस्ट्रेट ट्रायल चलाएगा उसको भेजने के लिए आबद्ध है? कौन से क्लॉज में? थर्ड में नहीं, 6 में 6 में भेजता है जो कॉम्पिटेंट जुडिक्शन वाला कोर्ट होता है। 6 में कल पढ़ाया गया है। इतनी बातें थी। 164 में क्या रिड्यूस करता है वो? क्या क्या? कन्फेशन और स्टेटमेंट। तो क्या डाइंग डिक्लेरेशन भी वो लिख सकता है 164 में? मर रहा है कोई लिख सकता है। यस सर, स्टेटमेंट की कैटेगरी में जाएगा। यस सर, स्टेटमेंट की 164 के जब बयान दर्ज होंगे तो ये कौन सी स्टेज होती है? इंक्वायरी? नहीं सर, इन्वेस्टिगेशन स्टेज। इन्वेस्टिगेशन की ओनली इन्वेस्टिगेशन स्टेज होती है। इसीलिए इसको सप्लीमेंट्री जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं। सप्लीमेंट्री मींस नॉट इंक्वायरी, नॉट ट्रायल, अंडर इन्वेस्टिगेशन। क्लियर हो रही बात? पुलिस ऑफिसर क्या लिख सकता है कन्फेशनल स्टेट में अगर उसको पावर भी दे दी गई मजिस्ट्रेट की? कभी नहीं लिख सकता। प्रोसीजर क्लॉज 2 से स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टेटमेंट लिखने के पहले मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को बताना ये जरूरी है कि तुम कन्फेशन करने के लिए आबद्ध नहीं हो? यस सर, शैल। अच्छा, क्या अगर वो वॉलंटरी स्टेटमेंट नहीं है तो क्या 164 जेन्युइन है? नो सर। वॉलंटरी होना बहुत जरूरी है। 2 टेस्ट। यस सर। इनके बारे में कौन से केस में ये टेस्ट निकला था कि अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट ने अंडर इन्वेस्टिगेशन लिखे हैं तो तभी वो उन पर कंसीडर करे जब 2 टेस्ट पूरे हो जाएं। कौन से केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था? साकरिया राजस्थान 1978। और 3 हमने 2 और आपको केस बताए थे कि कन्फेशन की क्या परिभाषा है, ये किस केस में हेल्ड होता है? बलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बलविंदर कौर स्टेट ऑफ पंजाब की जो डेफिनेशन है, यस सर, सुप्रीम कोर्ट ने बलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कन्फेशन की डेफिनेशन को डिक्लेयर किया, ये कौन से केस से ली गई थी ये डेफिनेशन? आखिर किस केस का रेफरेंस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने इस डेफिनेशन को बनाने में?
पकड़नारायण स्वामी वर्सेस सिंपराट के केस में जो कन्फेशन की डेफिनेशन दे गए थे जस्टिस एटकिंसन, उसी को यहाँ पे आधार बनाया था पलविंदर की कोर्ट की केस, और फिर इसमें वेरिएशन हुआ था कुछ समय पश्चात निशिकांत झा के केस में। इनकल्पेटरी और एक्सल्पेटरी, फंसाने वाले और बचाने वाले, दोनों कथन एक साथ नहीं हो सकते, या तो फंसे या बचे। अगर फंसता है पूरे कथनों से, पूरे स्टेटमेंट फंसाते हैं तो कन्फेशन के लिए 164 में क्या अभियुक्त के ऊपर पुलिस के द्वारा चार्ज लगाना जरूरी है? जरूरी। यस सर। तभी तो कन्फेशन करेगा। Yes, sir. कन्फेशन की ये सारे टेस्ट आए, एविडेंस से रिलेटेड धाराएं देखी थी, और कुछ केस लॉन्च करने के बाद अपन जहां तक 164 पढ़ चुके। अब मुझे लगता अच्छा जो प्रोसीजर एडॉप्ट होगा लिखने का स्टेटमेंट, वो कौन सी सेक्शन का फॉलो करना पड़ेगा? 164 281 नहीं, स्टेटमेंट लगना है यूआरए 281 किस पे अप्लाई होता है? एक्यूज के विटनेस की दोनों हैं? 281 ओनली एक्यूज की विटनेस की ओनली एक्यूज ओनली अक्यूज सर, ओनली अक्यूज, ओनली अक्यूज्ड। कल पढ़वा भी रहे थे पांचों क्लॉज में, वो बोल भी रहे थे हम जैसे ही तो पीटी बिगड़ जाती, तो इसका मतलब है कि अगर आप मस्तिष्क से 1 मिनट भी सही नहीं बैठे वहीं भी हो जाओ। इसलिए हमने ब्रेक चालू कर दिया, नहीं थक जाओ तो 5 मिनट ले लो ब्रेक, बैठो सही। कब क्या चीज धोखा दे जाओ वही आ जाए परीक्षा में, फिर ये सारे कितना समझ नहीं आया था, कुछ बन नहीं पाया सही से। डर तो नहीं स्टार्टिंग में डरे थे, फिर बैठ भी तो आने लगा। आया का आज से 2 दिन मांगते हैं ना साहब, 2 दिन का समय मांगते हैं बस, फिर हमारी छोड़ दो आप, टेंशन ना लो। चलो ठीक है। अब रिमांड देखो आप, यानी अब दूसरी बात आ रही है, मजिस्ट्रेट को क्या माना, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चलने दे यार। जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई थी, जिस तारीख को, उसके कितने समय के बाद अभियुक्त को यहाँ से ले जाना है? 24 घंटे के बाद। कहाँ लिखा है? 57 57 और कहाँ लिखा है? 76 लिखा है 76 76 में वो वारंट के यहाँ पे अपन थाने में है, तो थाने में से ले जाना है अपन को कहाँ पे? 24 घंटा के अंदर कहाँ भेजना उसको जरूरी है? तो मजिस्ट्रेट के घर भेजना है कि मजिस्ट्रेट के पास भेजने का मतलब क्या निकला? कहाँ भेज दिया? न्यायालय। हाँ, तो न्यायालय में चलेगा तो न्यायालय में बैठेंगे वो वहाँ पे, रात में कहाँ जाएगा? रात में कहाँ जाए? जैसे न्यायालय भेज दिया, अब न्यायालय शाम को 5 बजे घर चली गया मजिस्ट्रेट साहब, वो कहाँ रहेगा? कहाँ भेज दिया उसको? जेल। जेल चले जाती नहीं हुई, तो जैसे वो मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचे वही बेल लगा दी, बेल ग्रांट नहीं हुई तो कहाँ जाओगे? मजिस्ट्रेट तो घर जाएगा, घर तो नहीं ले जाएगा साथ में, तो चलो भैया तुम भी वही खाना पीना पर आ जाना कर, कहाँ भेज देंगे? जेल है ना, मतलब 24 घंटे में कहाँ जा रहे थे? मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचे, बेल हो गई तो घर जा, नहीं हुई तो कहाँ जाना? तो चला जाता हूँ जेल में। तो अब जेल में आ गए, रिपोर्ट दर्ज है और जे है जेल में, तो जे कहलाती है जुडिशियल जेल। अब समझो बात, यानी जुडिशियल रिमांड कब से प्रारंभ होगा? 24 घंटे के बाद से। अब आगे बात समझ। अब बोलोगे साहब फिर जेल क्या होती है? जिस दिन ये कन्विक्ट हो जाएंगे, सजा लग जाएगी, फिर ये बाकायदा जेल जाएंगे, अभी भी जेल, और जिस दिन ये दोष सिद्ध हो जाएंगे फिर पूरी जेल। तो अभी ये टेम्परेरी तौर पे जेल में पहुंच गए, इसको कहते हैं जुडिशियल रिमांड। अब सवाल ये आएगा कि ये कब तक रहेंगे ऐसी जेल में? आ तो गए, तो उन्होंने कहा कि तुम यही बने रहो, इन्वेस्टिगेशन चालू कर दो। हमारी समझ ये, इसका मतलब ये कि 24 घंटे से ज्यादा यहाँ नहीं रहना है। तो ऐसा यहाँ पे क्या बुराई है कि भैया 24 घंटे के ज्यादा यहाँ नहीं रहना है? इनसे क्या बुराई है? अरे तुम सरकार की रोटी यहाँ खा रहे थे, यहाँ खा रहे, तो यहाँ से अगर तुम्हें निकाल के यहाँ भेज दिया तो क्या होगा? क्यों बनाया फंडामेंटल राइट?
क्या यहाँ दिक्कतें हैं? यस सर। कहाँ दिक्कत है? सर मारा पीटा जा सकता है। सर मारपीट तो मतलब दिक्कतें हैं यहाँ, बहुत दिक्कत है। बहुत ज्यादा है। यहाँ सिक्योरिटी ज्यादा रहेगी ना सर। ये तो एक जब ये यहाँ थे ना थाने में, तो ये पुलिस के नियंत्रण में है, और ये अब ये जहाँ आ गए अगर जेल में, तो किसके नियंत्रण में आ गए? मजिस्ट्रेट को क्या जेल से लेना देना? जेलर। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, यस सर। प्रशासनिक नियंत्रण में आ गए। ये किस, और यहाँ कहाँ पे थे? पुलिस के कंट्रोल, भयभीत थे। एडमिनिस्ट्रेटिव तो दोनों ही होंगे ना। अरे पुलिस विभाग है ये यहाँ पे, और जेल विभाग है यहाँ पे, ठीक है? तो ये गृह मंत्रालय चल रहा है यहाँ पे के अंडर में। अब ये आ रहा है प्रशासनिक नियंत्रण में, अपने जेल में बैठे हैं, ये जेल में है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू हो ही रही है। 24 घंटे तो ये रहती, तो 24 घंटे में पूछताछ करनी होगी जो जो चाहिए तो, और फिर 24 घंटे में भेज दिया। तो ये चलेगा जेल, और अब इन्वेस्टिगेशन की ये रखी है फाइल इनके टेबल पे, FIR में जो भी इनकी इंफॉर्मेशन आई इनके खिलाफ, ये तो चलेगा। लेकिन ये यही है, इन्वेस्टिगेशन चालू हो रहा है। तो ये तो भयभक्त है कि ठीक है बाप, तुम्हें जो करना शुरू करो, उसने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। जब ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो इन्हें जरूरत आन पड़ी अभियुक्त की। तो ये पहुंचे होंगे, बोले साहब अभियुक्त चाहिए यहाँ पे। कहा को चाहिए? इन्वेस्टिगेशन करो। इसका मतलब जब 24 घंटे के अंदर यहाँ अभियुक्त को ले लिया, पूरी बात समझ रहे? तो इनका आशय ये है लिखने का कि इन्वेस्टिगेशन में अभियुक्त का क्या काम, क्यों रखे हो? 24 घंटे के अंदर जेल में डालो। इन्वेस्टिगेशन का अभियुक्त के साथ कोई संबंध ही नहीं, वरना 24 घंटे के बाद कोर्ट तो मिलते हैं। 24 घंटे में क्यों भेज दिया जेल? इन्वेस्टिगेशन करना है, अभियुक्त का क्या करना है? और बोलो साक्ष्य लेना है, तो बोले तुम इससे एक साक्ष्य भी नहीं ले सकते, क्योंकि 20 दिन इसकी रक्षा करता है। आर्टिकल 20 क्लॉज क्या कहता है? क्या कहता है? सर अक्यूज अपने अगेंस्ट क्या बोलते हैं, एविडेंस देने के लिए सेल्फ इंक्रिमिनेशन होगा, बात नहीं कर सकते, बात नहीं यही कर है। सकते। सर तो क्या को रखना है? तुम यहाँ से साक्ष्य तुम ले नहीं सकते, फिर तुम्हें क्या रखना है? तुम्हें नहीं रखना है, भेज दिया जेल। तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन से का क्या लेना है? जहाँ लगा, जहाँ घटना स्थल पे जाओ, सीजन में वो बनाओ, इसको तुम कुछ बुलवा, तुम इससे कुछ अच्छा बुलवा भी लो तुम अगर, तो रेलिवेंट नहीं है। वो कह रहा कि हमने अपराध किया, हमने मार डाला, तो क्या कर लिए? कुछ नहीं, तो मेरा नहीं। चाहे वो तुमसे कुछ अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, तुम्हारे सामने कुछ है तो भैया सेव कर दिया, कर दिया से हो गया। सेक्शन 27 तो अप्लाई हो सकती है इंडियन एविडेंस एक्ट की, एक मिनट, अभी आप करवा दे रहे अप्लाई। इसलिए वो लगता है। हाँ, किसने बताया? बताया अच्छा है, लेकिन जल्दी बता दिया थोड़ा। तो 24 घंटा में कर लो ना 27 की कार्रवाई जो तुम्हें करना है, 24 घंटे में कर लो। डिस्कवरी फैक्ट जाने ले लो, 24 घंटा में करता रहे। उससे तुमने पूछा क्या होगा, तो वो नहीं बताया, लेकिन वो कह रहे कि हाँ वो चाकू जो 27 की डिस्कवरी फैक्ट होना है उसमें 24 घंटा के अंदर भी बता सकता, वहां जाके जब्त कर लो। 24 घंटे, समझ रहे बात? 24 घंटा में पूछ लो ना, 24 घंटा दे तो रहे। ऐसा थोड़ी इन्वेस्टिगेशन चलेगा, करो आप 1-2 दिन और वेट करो फिर पूछ ले, वो ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है कि 24 घंटे में पूछ भी लोगे, तो अगर जिस तलवार से उसने मारा है तो उसमें ब्लड के निशान भी मिल जाएंगे भी ताजे ताजे, वरना तो टेम्परिंग होती जाएगी जितनी लेट हो। तो 27 की भी कार्रवाई यही करा, करना क्या है? रिमांड का रिमांड नहीं मिलने वाली, रिमांड मिलने वाली। इस रिमांड का मतलब ये है कि ये अभियुक्त हमें दे दो जेल में से निकाल के थाने में। इनका मोटिव ये है और इनका मोटिव ये है कि हम नहीं देंगे, इसकी ये लड़ाई, क्योंकि इनको मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है न्यायालय, वो हम नहीं लेंगे। ये मांग रहे हैं, तो ये जब मांगते हैं तो
तो न्यायालय पूछेगी क्या जरूरत है, तुम्हें जरूरत के ग्राउंड पे सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि नहीं। यस सर। कोई तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, रिमांड के ग्राउंड क्या है, मात्र अभियुक्त को लेना, ऐसे चलती है। तुम इन्वेस्टिगेशन कर क्या रहे, 24 घंटे काफी। जरूरत क्या आन पड़ी रिमांड की, तो जरूरत अगर आन पड़ी तो क्या ग्राउंड होगी रिमांड की, इंपोर्टेंट नहीं हो जाएंगे। 90-60 दिन से क्या होता है रटने से। तो यहाँ पे कुछ पुलिस वाले को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जब रिमांड लेने जाएगा तो कुछ प्रोसीजर होगा कि नहीं, वो प्रोसीजर तो सेल होगा। अगर बी में लिखा होगा तो मजिस्ट्रेट हो ही नहीं, सेल ही लिखा होगा सारा प्रोसीजर कि पुलिस को क्या क्या करना जरूरी है रिमांड लेने के पहले, सेटिस्फाई करना पड़ेगा कोर्ट को। और न्यायालय अगर ये समझती है तो क्या मैंडेटरी होगा न्यायालय को देना, डिस्क्रिशनरी होगा, दे या तो तुम्हारा राइट नहीं है रिमांड पे वो दे ही दे कि हम मजिस्ट्रेट को दे नहीं पड़ा, तो मांग सकते हैं, मांग गया तो अगर हो गया पास तो ठीक, नहीं होगा तुम काम करो। अब आ रही चलो, कुछ शर्तें होंगी, प्रोसीजर होगा, पूरा हो गया और न्यायालय को लगा कि इनने न्यायालय के समक्ष ये बात साबित कर दी कि साहब 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कर नहीं पाए, इस बात से संतुष्ट करना पड़ेगा। पहले न्यायालय बोलेंगे नहीं, कहा भैया 24 घंटे में क्या कर रहे थे, तो फिर ये उनको संतुष्ट करेंगे कि 24 घंटे में आखिर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट क्यों नहीं है, पेचीदा है। तो जरा 57 पढ़ना सेक्शन, क्या 167 का हवाला है, तो वहीं से सब कुछ खुलेगी बात। 57 से सेक्शन खुल जाएगी, बस इतना जरूर है। सेक्शन 57, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना। एक मिनट, जरा इंग्लिश में पढ़ना ये सेक्शन। Person arrested not to be detained more than 24 hours. No police officer shall detain in custody a person arrested. यानी सेल लग गया तो ये तो तय हो गया कि उसका फंडामेंटल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, 24 घंटे से अंदर, वो अंदर नहीं रहेगा 24 घंटे से। एक बात हो गई क्लियर, आगे देखो। Shall detain in a custody a person arrested without warrant for a long period, then under all the circumstances of the case is reasonable, and such period shall not, in the absence of a special order of a magistrate under section 167. तो बताओ ये क्या है 167, स्पेशल ऑर्डर। Yes sir. अब देखो ये ऐसी तो सब आने लगे हैं जो वहां पर ऑर्डर स्पेशल ऑर्डर है। अच्छा, स्पेशल ऑर्डर 167, तो सबसे पहली तो ये है कि स्पेशल ऑर्डर कब है, स्पेशल क्यों बोला, क्योंकि ये ऑर्डर कहाँ रहा, अंडर इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि उसके तो ऑर्डर कहाँ थे, इंक्वायरी और ट्रायल में। लेकिन ये स्पेशल ऑर्डर देखिए आप आ रहा है इन्वेस्टिगेशन में, वो भी किस ग्राउंड पे, कि जब 24 घंटे के अंदर उसके समक्ष भेज। अच्छा एक मिनट, तुमने 24 घंटे के अंदर उसको भेजा नहीं, थाने से मजिस्ट्रेट के पास नहीं भेजा, तो क्या रिमांड मांग सकते हैं फिर तो? 24 घंटे में तुमने अंदर नहीं भेजा, कहाँ पे, मजिस्ट्रेट के पास भेजना जरूरी है, अभी पढ़ा था फंडामेंटल राइट। Yes sir. और तुमने नहीं भेजा 24 घंटे के अंदर, तुम पहुंच गए साहब हमें रिमांड दे दो, क्या रिमांड बन जाएगी? सर पहले तो उसको लाना पड़ेगा कोर्ट, उसके बाद 57 ने क्या कहा, 24 शेल यस सर। लाना ही होगा। रिमांड छोड़ो, तुम तो पहले अपना ड्यूटी की कंप्लायंस करो, तो 24 घंटे के अंदर अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के हवाले कर दो। तो क्या रिमांड मांगी जा सकती है 24 घंटे के अंदर? तुमने अगर नहीं किया प्रस्तुत थाने से न्यायालय में, तो क्या रिमांड मांग लो? इसका मतलब है कि 164 का जो प्रोसीजर होगा रिमांड मांगने का, उसमें एक ये भी बात है कि सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि 24 घंटे के अंदर, देखो साहब ये तो है अभियुक्त, तो पहले ग्राउंड ही पढ़ा दें। चलो पढ़ो 167 क्लॉज नंबर का।
Procedure. Clause नंबर 1 को क्या करोगे तुम, जिस दिन तुम मैथ लेवल पर 167 को लिखने की कोशिश करोगे, ये तेरा बड़ा है ना यस सर। क्लॉज, ये तुम्हें लिखने नहीं देगा, कोई ना कोई यहाँ से वहाँ बात बिगाड़ेगा। इसको जब भी लिखना, वन फैक्ट में लिखना 167 इज ए स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 150 और अंडर सेक्शन 57। सबसे पहले तुम्हें ये बात लिखना पड़ेगा कि 57 सेक्शन में ये लिखा है कि 167 इज ए स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, ये स्पेशल ऑर्डर है। 167 क्या है? किसका? इस धारा में लिखा है। ये लोग नहीं लिख नहीं पाएंगे, लेकिन बातें हम देख रहे हैं। और तो वही सेटल कर दी। बोलो, समझ में आ गई इतनी बात? इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया आपका। दूसरा लिखने, ये जुडिशियल सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 एंड 167 कहीं नहीं मिलेंगे ये नोट्स, सब बता दिए हमने। लिख पाओ तो लिखो, नोट्स कभी नहीं मिलेंगे तो ना तुम्हें कोई देगा, ना किसी किताब में मिलेंगे। अब इतनी इंग्लिश तो लाना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग को अनुसांगिक कार्रवाई मजिस्ट्रेट की अंडर, यानी किसके तहत? अन्वेषण के दौरान। 2 पॉइंट हो गए जबरदस्त, इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए। देखिए तीसरी बात, अब पढ़ रहे हैं 167। तो देखिए क्लॉज 167 क्लॉज 1 में रिमांड के ग्राउंड हैं। किस ग्राउंड पर रिमांड ग्रांट की जाएगी? रिमांड मांगने के आधार। इसका मतलब वो प्रोसीजर क्या होगा जिसके आधार पर पुलिस ऑफिसर मांगेगा रिमांड। देने के आधार, मांगने के आधार, देना ना देना तो डिस्कशनरी है। तो मांगने के आधार, आखिर रिमांड जब मांगी जाए पुलिस के द्वारा तो किन शर्तों की पालना की जाए। आ गई समझ में? सबसे पहले पढ़ रहे हैं ये इंग्लिश में पढ़ने। हाँ, Procedure when investigation cannot be completed in 24 hours. पहला ग्राउंड 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाई है। ना लिखो बेटा, कब तक नहीं लिखोगे? कब तक नहीं लिखोगे? लिखना पड़ेगा। जबकि 24 घंटे के अंदर पूरा इन्वेस्टिगेशन। अब देखो, पहली शर्त आ गई। आधार देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होगा 24 घंटे में। ये फर्स्ट कंड का है। नीचे देखो, Whenever any person is arrested and detained in a custody. दूसरा, अभियुक्त को कहाँ होना चाहिए? डिटेन इन कस्टडी। कस्टडी नहीं तो रिमांड नहीं। किसको मांगने जा रहे तुम न्यायालय के समक्ष? अभियुक्त तो फरार है, तो काय की रिमांड? कस्टडी में हो तब तो रिमांड। वेरी गुड। दो पॉइंट। तीसरा, And it appears that the investigation cannot be completed within a period of 24 hours fixed in section 57, and there are grounds for believing that the accusation and information is well founded. वेल फाउंडेड, ये आधार। इंफॉर्मेशन वेल फाउंडेड, रीजनेबल ग्राउंड है पुलिस के पास। जो इंफॉर्मेशन आई है वो वेल फाउंडेड है। थोड़ा और दे दो, अभियुक्त को पूरा कंप्लीट कर लेंगे इन्वेस्टिगेशन। ऐसी सूचनाएं, ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अभियुक्त से ही मिल सकती है, हमें और कहीं से नहीं मिल सकती। 24 घंटे में हम वो ले नहीं पाए। इंफॉर्मेशन अभी हमें चाहिए वो किसके पास है? वेल फाउंडेड, रीजनेबल ग्राउंड है। ऐसे नहीं अटकल बच्चों, रीजनेबल ग्राउंड है कि वेल, अगर हम तो इसलिए आप दे दो, थोड़ा और दे दो। युक्त आधार है कि सारे इंफॉर्मेशन हम इनसे निकलवा लें। बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है साहब, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी। हो सकता है इस मुकदमे में तो 10-12 लोग हों। पता है, इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तीसरा ग्राउंड आया, और चलो। The officer in charge of the police station or the police officer making investigation, if he is not below the rank of sub-inspector, shall इससे नीचे का ना जाए मांगने के लिए रिमांड। रिमांड नहीं मिलेगी।
एसओजी यार एसआई से नीचे का कोई पुलिस ऑफिसर रिमांड मांगने के लिए नहीं जाएगा, रिमांड यही मांगे तब मिलेगी। और चलो, shall forward transmit to the nearest judicial magistrate a copy of entries in the diary hereinafter देखो prescribed. क्या क्या चाहिए, डायरी चाहिए साथ में, ऐसे नहीं ले आ जाना मांगने के लिए, साथ में तुम्हें डायरी लाना है। डायरी लिखा तो पुलिस डायरी, Entry in diary. एंट्री इन डायरी। अब एंट्री इन डायरी जानते हो क्या कहलाती है? You will now be placed into the conference. एंट्री इन डायरी Please press start. पुलिस डायरी है क्या ये? यही पुलिस डायरी है, यस। Hereinafter prescribed relating to the case and shall at the same time forward the accused to such magistrate. सेम टाइम साथ में किसको लेके आना है? Accused को. इतनी आधार है, बिना अभियुक्त के नहीं मिलना है, बिना पुलिस डायरी के नहीं मिलना है, और एसएचओ से नीचे होगा एसआई से तो नहीं मिलना है। और 24 घंटे में अंदर अंदर हमारी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, इस बात की तुम संतुष्टि कर दो। उस बात को भी बताओ कि वेल फाउंडेड इंफॉर्मेशन है कि अभियुक्त को मिल जाएगा तो हमें सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर सकते हैं। कितने आधार बने मैडम? 6 है मैडम। अब ये 6 ग्राउंड लिखने में कितना चाहिए तुम्हें मिनट पता है? 4 से वो 10 सेकंड या 20 सेकंड बस खत्म। 20 सेकंड में लिख रहे तो ठीक है, वरना सब खतरा है। इसका मतलब 20 सेकंड में तो तभी लिखे जाएंगे जब तुम्हें कंठस्थ याद हो। अब बोला मनी साहब से मेरी जजमाई कहाँ है? अच्छा, सवाल ऐसे ही आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, उनमें तो आप रिस्क ले नहीं सकते। अब चाहे इसी में से पीटी बना लो 7 ग्राउंड में से, निबद्ध में से कौन सा आधार जरूरी नहीं है, पीटी यहीं से बन गई। अच्छा, ऐसे अगर तुमने लिख लिया तो अब खुद अंतरात्मा से पूछो यह सेक्शन सरल हो गई कि नहीं हो गई? बहुत सरल। इतना बड़ा प्यारा था, पढ़ने नहीं देता था, कुछ उसी में तो क्या कह रहे क्या सब एक एक चीज क्या क्या जरूरी है। देखो 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन तो हुआ नहीं, अब नहीं हुआ है तो हमें कहाँ जाना है? पुलिस को जाना है रिमांड मांगने। तो रिमांड मांगने कौन पुलिस ऑफिसर जाता है? क्या बताना पड़ेगा उसको वहाँ पे? डायरी एंट्री। और क्या बताएगा? जो इंफॉर्मेशन मिलना वो अभियुक्त के पास है ओनली। हाँ वो तो बता दिया, और क्या करेगा? पुलिस डायरी डायरी लेके जाएगा। अभियुक्त को ले जाएगा। यस सर। सर इसमें क्या बोलते जो पुलिस स्टेशन है तो ये न्यायालय के अधीन रहते हैं, 7-8 पुलिस स्टेशन, तो उसको अपने उसके पास नहीं जाना है, न्यायालय के पास नहीं जाना, जो नियरेस्ट है उसके पास जाना है। उसमें क्या लिखा है? हाँ नियरेस्ट लिखा है तो उसको जरूरी नहीं है कि वो अपने में जाए। बिल्कुल सही बोली, बिल्कुल बिल्कुल नियरेस्ट को अंदर नहीं करना, कॉम्पिटेंट कोर्ट को नहीं करना, जिसको ट्रायल का पावर हो। अब नियरेस्ट मजिस्ट्रेट लिखा है तो क्या नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जुडिशियल ही होना चाहिए? यस सर। हो सकता है नहीं, जुडिशियल। ये भाई रिमांड क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दे सकता है? नो सर। दे सकता है। तो फिर यहाँ पे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को तुम कैसे बोल सकते हो? सर क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यस सर। यानी फर्स्ट अटेम्प्ट तुम्हें ले जाना है कहाँ पे? जुडिशियल नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास तुम्हें ले जाना है। अभी आगे ले गए तुम नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास 167 क्लॉज 1 की सारे आधारों को कंप्लायंस करते हुए आप पहुंचे हैं नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। यानी जब भी जाए तैयारी के साथ जाए। क्या क्या तैयारी? डायरी में सब लेके पहुंच गए। अब तुम इसके यहाँ पहुंच गए, अब तुमने मांगी ये सारी चीजें दी, डायरी अभी सब कुछ तुमने प्रस्तुत किया। न्यायालय अब क्या करेंगे? अब न्यायालय के ऊपर है कि देना पड़ेगा कि दे सकती है? दे सकती है। इसका मतलब जो लैंग्वेज लिखी होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, क्योंकि वो लैंग्वेज अब ये तय कर देगी कि रिमांड मिलना है कि नहीं मिलना। 160 पढ़ गया वह Second, the magistrate to whom an accused person is forwarded under this section may, whether he has or has not jurisdiction in try the case,
बस For- बस बस देखिए यहाँ तक वह मजिस्ट्रेट जिसके पास ये ले गए हैं, क्या उसको ट्रायल पावर होना जरूरी है? नो सर, नहीं है। जुरिडिक्शन हो या ना एक्टिव पर्सन इज फॉरवर्ड, जहाँ पे आप मजिस्ट्रेट के पास, जिस मजिस्ट्रेट के पास ले गए हैं, तो क्या उसके पास उस मामले में लोकल जुरिडिक्शन हो या ना हो, लेकिन रिमांड तो दे सकता है। यस सर, कोई डाउट यहाँ तक अंडरलाइन कर लेना जी, आगे जाके ये शब्द बदल जाएगा फिर। चाहे लोकल जुरिडिक्शन हो या ना हो, बिल्कुल क्लियर लिखा है। तो अब तुमसे सवाल आएगा, रिमांड मांगने के लिए क्या मजिस्ट्रेट जिससे रिमांड मांगी जा रही है उसका लोकल जुरिडिक्शन होना जरूरी है या नहीं है? नहीं है। नहीं है ना? नो सर। दे सकता है रिमांड। वेरी गुड, अरे रहो, यही इम्पोर्टेंट थी। पॉइंट इम्पोर्टेंट है जी। चाहे अधिकारता हो लोकल जुरिडिक्शन, चाहे ना हो। लोकल जुरिडिक्शन तय कौन सा चैप्टर और कौन सी सेक्शन तय करती है? चैप्टर एंड सेक्शन 13 chapter 13 चैप्टर 170 177 188 189 176 से 180 चैप्टर 13 देखो कहाँ से शुरू है। 177 से होगा। 177 से 189। हाँ। तो 177 बताता है मजिस्ट्रेट का लोकल जुरिडिक्शन। तो वो कह रहे चाहे हो या चाहे ना हो, रिमांड तो दे सकता है। यहाँ तक तो क्लियर आ गई बात। सुधांशु क्लियर है? आगे बढ़ो आगे। From time to time, authorize the detention of the accused in such custody as such magistrate thinks fit. टाइम टू टाइम, समय समय पर वो क्या कर सकता है? to authorize the detention of accused in such custody as such magistrate think fit. डिस्क्रिशनरी पावर आ गया। Yes sir. अगर वो देखो समझो, कस्टडी देने में जो रिमांड की बात आ रही है, रिमांड मजिस्ट्रेट दे रहा है, कोई भी हो दे तो रहा है, थिंक फिट अगर उचित समझता है देना, तो कैसी दे रहा है? डायरेक्ट कई दिनों की दे रहा है कि टाइम टू टाइम दे रहा है? Time to time. तो पहले यहाँ फिक्स कर दें कि टोटल रिमांड मिल रहा है 15 दिन। तो क्या एक साथ 15 दिन की दे दी जाए या टाइम टू टाइम दी जाए? Time to time दी जाए। हमारे मैक्सिमम कितनी है? 15 दिन। तो ये 15 दिन एक साथ देना है कि टाइम टू टाइम देना? Time to time देना है। अगर एक साथ दे दिए तो दे सकते हैं। दे सकते हैं। रीजनेबल ग्राउंड लिखा है टाइम टू टाइम की नहीं लिखा। अरे टाइम टू टाइम पर मैक्सिमम 15 डेज। अब बताओ कि एक साथ 15 क्यों नहीं? बताती हूँ, थोड़ा वेट करो। टाइम टू टाइम तो मैंने देख लिया। Yes sir. तो हो सकता है 2 दिन दे दी, फिर रोक दी, फिर 3 दिन के लिए फिर दे दी, फिर रोक दी, फिर 4 दिन के लिए दे। तो टोटल कितना होना चाहिए? 15 से 1 दिन नहीं जा सकता आगे। मतलब 15, लेकिन वो भी कैसा? Time to time. Yes sir. तो तुमने ये भी तो पढ़ा है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक साथ नहीं दिया जाता, देते ब्रेक। कठिन सजा है, रिमांड भी कठिन है, समय समय पे। इसलिए ऐसा दो को पहले ये वाले यही एक्सप्लेन कर, समय समय पे क्यों रिमांड में सब जानते हैं क्या हो रहा है। अब क्या वो आगे और झेलने लायक है कि नहीं है? तो टाइम टू टाइम उसको न्यायालय के समक्ष ला, न्यायालय उसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट लेगा और देखेगा कि क्या ये और रिमांड झेलने लायक है भी कि नहीं। अगर बनता है तो फिर दे देगा, वरना मना कर देगा, क्योंकि रिमांड इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। न्यायालय का डिस्क्रिशनरी पावर है, वो भी कब तब जब क्लॉज 1 में जो 6 ग्राउंड लेके हैं ये प्रूफ हो जाती है इसकी, तब में भी थिंक फिट लगा है। और देगा भी तो एक साथ नहीं देगा, टाइम टू, इसलिए तो वो अभियुक्त को लाता है। अच्छा, जितनी बार ये रिमांड मांगने आएंगे अभियुक्त साथ में आए, मजिस्ट्रेट देखता है
कि क्या ये रिमांडेड आप बचे भी हैं कि नहीं। वो पैरों पे तो खड़ा नहीं हो पा रहा, बैठ गया तो मजिस्ट्रेट खड़े हो गए। नहीं सर, मेडिकल चेकअप झूठे तेरी कहानी बना, मेडिकल चेकअप सब होता है वहाँ, क्योंकि रिमांड से डायरेक्ट क्या खटल हो रहा है, फंडामेंटल राइट टॉर्चर मिल रहा है ना, समझ रहे? तो टाइम टू टाइम दी जाएगी। आ गया Magistrate thinks fit for a term not exceeding 15 days in the whole. देखो फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज, जीवन में कभी नहीं होगा 15 दिन से आगे। आज पहले गांठ बांधो दिमाग, कौन सा रिमांड पड़ेगा भैया? पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड, पुलिस मांग रही ना, Yes, sir. तो पुलिस रिमांड नहीं होगा जो कितने दिन से ज्यादा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सवाल नहीं बिगाड़। अब तुमसे सवाल आया, पुलिस रिमांड की अवधि होगी अगर मामले में सजा, जो सजा है, जो केस है, अपराध ऑफेंस है, वो डेथ पेनल्टी का है, तो मैक्सिमम पुलिस रिमांड कितनी है? 15 दिन। किसी भी अपराध की हो बात, पुलिस रिमांड मैक्सिमम 15 दिन की होगी। चाहे डेथ हो, चाहे 10 वर्ष हो, चाहे 7 वर्ष हो, चाहे 5 वर्ष, मैक्सिमम रिमांड। पहले गांठ बंद। कौन सी? पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड इससे आगे कभी नहीं होगी, याद रखना, कभी एक दिन भी नहीं। नॉट एक्सीडिंग 15 दिन से कभी आगे। सब जो समय समय पे लिखा है कि 15 दिन तो होगी, लेकिन वो समय समय पे प्राधिकरण वो टोटल 15 में आएंगे, नॉट एक्सीडिंग 50। हाँ 15 में आएगा। हाँ। तो क्या जो समय समय पर भी देगा, तो क्या वो 24 घंटे से अधिक की दे वो सकता है? रूलिंग बता रहे हैं, 24 घंटे समय, जैसे हाँ जैसे 2 दिन एक बार में 24 घंटे से अधिक की दे सकता है। 3 दिन की ले जाओ, 7 दिन की ले जाओ, सर टोटल 50। सर ये जो स्टार्टिंग में जब इसको कस्टडी में लिया था 24 घंटे जो रखा वो था, जोड़े जाएंगे कि नहीं? वो जोड़े जाएंगे कि हाँ, नहीं? नहीं जोड़े जाएंगे, नहीं जोड़े जाएंगे, वो अलग है। सर मुझे एक चीज बताइए, जैसे अगर इनको मतलब मजिस्ट्रेट को पता है कि इस पर मारा पीटी होगी, मतलब मार पीट तो सकते नहीं है, तो ये कर्टेल नहीं कर इसका फंडामेंटल राइट, मतलब न्यायालय को पता है स्पेशल ऑर्डर, जरूरी है जस्टिस, वरना अगर ऐसी संभावना वेल फाउंडेड हो सकता है तो जस्टिस की कराने की तो देगा। मतलब जरूरी है पहले से, एक्सेप्शन है 166 एक्सेप्शन है, स्पेशल ऑर्डर मतलब ये फंडामेंटल राइट का एक्सेप्शन है कि पता अभी उसको मार पीट सकते हैं, बैलेंस अगर- करना है। नहीं तो वो तो मेडिकल इसीलिए तो करवाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा सोसाइटी का। सपोज जब पहले भी 4 अपराध कर दिया है, मर्डर के 5 अपराध किया आया है, तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, और फिर वो देख तो रहा है अब समय से, 2 दिन के लिए दिया, फिर उसने बढ़वा लिया, जो 2 दिन के लिए रिमांड दी, 2 दिन के बाद फिर लाओ सामने, आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, वो चेकअप तो कर रहा है, उसको लगता है कि नहीं देना है तो नहीं देगा। तो लेकिन टोटल कितने, अगर वो देना भी चाहे तो कितने दिन से आगे नहीं दे सकता? ये बैलेंस आ गया ना, जिंदगी भर को तो दे नहीं रहा पुलिस के यहाँ पर, तो मैक्सिमम पीरियड भी तय कर दिया लेजिस्लेचर ने, मैक्सिमम फिक्स बंद, एक बार बोल रहे हैं। पुलिस रिमांड कितने दिन से देखनी होती? 15 दिन से। अभी नहीं होती। कोई भी मामला बना रहे, कोई भी केस हो, मर्डर से बड़ा तो नहीं है। अच्छा, तो ये 15 दिन जो लिखे हैं मैक्सिमम, ये आईपीसी के अपराधों के लिए लिखे हैं कि अदर ऑफेंस के लिए भी लिखे हैं? तो क्या भैया एडीपीओ जो ये पढ़ रहे हैं, और ये हमने पढ़ा था अनलॉफुल एक्टिविटी जो होता है, टाड़ा होते हैं, मीसा है, तो जो ये खतरनाक अपराध है, एनडीपीएस एक्ट है, इसमें लेजिस्लेचर ने रिमांड की बातें तय कर दी हैं। 15 होना वहां जरूरी नहीं, इसका मतलब है
कि रिमांड के 15 दिन के पीरियड को मजिस्ट्रेट नहीं बढ़ा सकता। कौन बढ़ा सकता है? ओनली सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बढ़ा सकता है। एक दिन भी लॉ सुप्रीम कोर्ट बनाने का राइट नहीं डिक्लेयर करता है वो तो किसी केस में। तो जब तक पार्लियामेंट ना बना दे तो 16 दिन हो नहीं सकते। तो पार्लियामेंट जो देश की सुरक्षा से संबंधित बड़े बड़े अपराध है ना, वहां वो रिमांड की अवधि को 2 महीने भी रख सकते हैं। तो जब भी बढ़ाएगी, कौन बढ़ाएगी रिमांड की अवधि? ओनली लेजिस्लेचर। कोर्ट को पावर नहीं है। जो सोचे कि नहीं एविडेंस मिल सकता है और इनका 1 दिन और बढ़ा दें, संभव नहीं। अच्छा और सुनो, सेम डे बिल थोड़ी देर बाद बता रहे क्या होती है। समझ गए बात? 15 दिन से कभी भी रिमांड, हमने बार बार बोल रहे, फिर बिगाड़ लो तो तुम्हारी किस्मत। अपराध कोई भी हो, रिमांड कभी 15 दिन से कभी नहीं, ज्यादा नहीं होगी। मैक्सिमम 15। बढ़ाएगा तो कौन बढ़ाएगा? लेजिस्लेचर। यहाँ तक क्लियर हो? अभी बोल रही है बता दिया कल सामने ही तो बैठती हूँ। ठीक है सर, इसमें हो तो रही है। अब देखें ना हम मतलब कितनी व्यस्त पढ़ाई में दिन है, तो इतनी अच्छा ऑनलाइन के बच्चों की जिम्मेदारी इतनी तो बनती है। क्योंकि इस समय हमें जीवन की कोई भी चीज याद नहीं है सिवाय 167। यहीं बैठे हैं और आप भी ऐसे ही बैठे, डूब के पढ़ो, नशा आता है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है अपनी आज? ठीक है, क्योंकि आगे जाके हमने पहले फिक्स कर दी दिमाग में, मुझे 90 दिन 60 दिन बिगड़वा देंगे सवाल। ठीक, तो रिमांड तो खत्म हो गई है, हमारी पुलिस रिमांड आज, हमें कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो अब आओ आगे इसमें सेक्शन में पढ़ते हैं, समय समय को पढ़ाते हैं। हाँ आगे एंड इफ, पेन लगा दिया करो वहीं पे निशान। एंड इफ ही हैज नो जुरिडिक्शन, पढ़ो आगे। एंड इफ ही हैज नो बस ये जुरिडिक्शन। सुनो सुनो, यहाँ जो एंड लिखा है, यस सर, यहाँ से सेक्शन पूरा बदल जाएगा। यहाँ से बड़ा जाल है सेक्शन में जो तुम्हें परेशानी पैदा करने की जड़ बैठी है। ये एंड लग गया, पहला पार्ट भूल जाओ। पहले पार्ट को दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करना है। तुमने अभी तक क्या पढ़ दिया? कोई भी मजिस्ट्रेट जो जुडिशियल है, चाहे लोकल जुडिक्शन हो या ना हो, मैक्सिमम नॉट एक्सीडिंग 15 days टाइम टू टाइम पुलिस रिमांड टाइम टू टाइम दे सकता है। यस सर। बात खत्म हो गई। अब पढ़ो एंड इफ ही हैज नो जुरिडिक्शन टू ट्राई द केस और कमिट इट फॉर ट्राई and consider further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to a magistrate having such jurisdiction. यदि उसे मामले में विचारण की या विचार सुपर्द करने की अधिकार, यानी जिस मजिस्ट्रेट से तुम रिमांड लेने गए थे, अगर ये पाया गया कि उसको ट्रायल का पावर नहीं है या ट्रायल को कमिट करने का पावर नहीं है, 2 तरीके की बातें होती हैं। कमिट करने का पावर, जैसे अगर मामला 302 का है तो मजिस्ट्रेट कमिट करता है कोर्ट ऑफ सेशन, तो वो मजिस्ट्रेट जिसने संज्ञान लिया है वो भेजता है संज्ञान लेने के बाद। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? यदि मामले में उसकी विचारण करने या विचारण सुपुर्द करने की अधिकारता ही नहीं है, दोनों अधिकार, यानी मजिस्ट्रेट है जुडिशियल पर उसके पास ट्रायल पावर नहीं, उस केस में विचारण करने की अधिकारता नहीं है। तो विचारण करने की अधिकारता तय कैसे होती है? ये तो विचारण करने की अधिकारता है, सीआरपीसी बताता है। तो कौन सा पोर्शन बताएगा? 177 निकालो 177, क्योंकि अगर तुम 29 में जा रहे हो तो वो तो तुम्हारा ट्रायल की पावर लिखे कि तुम्हें सजा देने का इतना राइट है। विचार करने की अधिकारता किस न्यायालय को होगी? ये तो 177 तय करेगी। हाँ, ordinary place if inquiry and trial, every offence shall ordinarily ऑर्डिनरी सामान्यतः
be inquired into and tried by a court within whose local jurisdiction it was committed. यस, जिसकी जो, अब समझ रहे बात? तो कोई मजिस्ट्रेट ऐसा था जिसने रिमांड तो दी है लेकिन उसके लोकल जुरिडिक्शन में ऑफेंस नहीं कमिट हुआ था, तो ट्रायल तो उसको चलाना नहीं है। 177 ने क्या कहा? ट्रायल वही मजिस्ट्रेट चलाएगा जिसके लोकल जुरिडिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ होगा। Yes, sir. वही चलाएगा। Yes, sir. और उसी को फिर उसको कमिट करने का पावर होगा। अगर मजिस्ट्रेट ऐसा है जिसको कि ट्रायल चलाने, जिसका लोकल जुरिडिक्शन है ही नहीं लेकिन रिमांड दे बैठा, तो सपोज करो मिस्टर ए मजिस्ट्रेट है और उसको उसमें लोकल जुरिडिक्शन है नहीं मामले की ट्रायल की, लेकिन रिमांड के लिए तो लिखा है चाहे लोकल जुरिडिक्शन हो या ना हो रिमांड तो दे सकते हो। आपने रिमांड दे दिया ए ने, लेकिन रिमांड के बाद उसको अब ये पता लगता है कि ट्रायल चलना है, जो ट्रायल हमारे कोर्ट में ट्रायल नहीं चलना है क्योंकि लोकल जुरिडिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ ही नहीं, ये तो हुआ है बाई के कोर्ट में, तो रिमांड तो हमने दे दी। तो अब हम चूंकि ट्रायल के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है लोकल जुरिडिक्शन के तौर पे, तो ये पूरा प्रकरण कहाँ भेज देंगे? कॉम्पिटेंट कोर्ट में, जो ट्रायल लेगी। तो हम जो बैठे थे यहाँ पे हम रिमांड तो दे सकते थे, लोकल जुरिडिक्शन ना होने पर भी रिमांड दे सकते थे, लेकिन ट्रायल तो नहीं दे सकते। ट्रायल कौन लेगा? जो कॉम्पिटेंसी होगी 177 में। अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो हमें मामला भेजना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. अब आगे समझ में? हाँ, कर लो बात। सर कमिटल की पावर कब नहीं रहती है? कमिटल की देखना, जैसे अब हमें लोकल जुरिडिक्शन है ही ऑफेंस का, तो ना तो हमें कॉग्निजेंस लेना है ना उसमें हमें ट्रायल लेना है। जब हमें दोनों काम नहीं करना है तो संबंधित न्यायालय में भेज दें, वो मामले में कॉग्निजेंस लेगा, कॉग्निजेंस लेने के बाद ये लगता है कि सेशन न्यायालय को होना है तो वही कमिट करेगा, हम क्यों करेगा? मतलब जिसके पास भेजा वही कमिट कर देगा 302 का। हाँ, वो बात समझ, ये लिखा है। वो कह रहे ना तो हम कमिट कर सकते हो ना हमें पावर ट्रायल का है, क्योंकि 177 लोकल जुरिडिक्शन में आए नहीं मामला। अब आगे समझिए। तो देखिए फर्स्ट इंस्टेंस दो बातें यहाँ पे आई हैं कि लोकल जुरिडिक्शन हो या ना हो रिमांड दे सकता है, 15 दिन की दे सकता है, बिल्कुल क्लियर हो गई बात। एंड के बाद मैंने बोल दिया था फर्स्ट पार्ट से नहीं जोड़ना, क्योंकि फर्स्ट पार्ट कॉम्पिटेंसी नॉन कॉम्पिटेंसी दोनों की बात करती है, चाहे लोकल जुरिडिक्शन हो रिमांड दे सकता है। Yes, sir. एंड के बाद परिस्थिति बदली, रिमांड देने के बाद अगर उसको अब ये लगता है कि अब भैया मामले में ट्रायल पावर तो हमारे पास है ही नहीं, तो अब हमें कहाँ भेज देना चाहिए मामले को? जो कॉम्पिटेंसी होगी लोकल जुरिडिक्शन वाले उसको भेज दें हम, अब उसको भेज, यानी रिमांड का काम यहाँ से शुरू हो गया था, ये कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिमांड पे इन्वेस्टिगेशन की तत्काल जरूरत है। सर रिमांड पे इन्वेस्टिगेशन की तत्काल जरूरत है, उसको प्रोसीजरल में डिले ना किया जाए। तो रिमांड को तत्काल दे रहे, चाहे लोकल जुरिडिक्शन हो या ना, रिमांड देने में कोई राइडर नहीं है, क्योंकि वहां राइडर लगाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन फेल ना हो जाए, इन्फॉर्मेशन टेम्परिंग ना हो जाए, ऑब्जेक्ट खत्म ना हो जाए, तो चाहे लोकल जुरिडिक्शन हो या रिमांड तो दे सकते। सर फर्स्ट रिमांड के बाद फिर भेज देता, भले 2-3 दिन की, जैसे फर्स्ट रिमांड उसने दे दिया 15 दिन में से, फिर उसके बाद वो जो उसका लोकल जुरिडिक्शन उसके पास भेज देगा, वो दे देगा। मतलब सेकंड रिमांड नहीं दे सकता ये, कि दे सकता है सर? अब देखिए 15 दिन तक के लिए है। नहीं सर, जैसे 15 दिन तक के लिए 3 दिन की दे दिया इसने, जिसके पास जुरिडिक्शन नहीं था, उसके बाद उसको समझ में आया कि मेरा ट्रायल मतलब मेरे उसमें नहीं है। 15 दिन तक की सुनो 15 दिन तक की बात लिखी है कि वो जिसको लोकल जुरिडिक्शन हो या ना हो तो 15 दिन तक की दे सकता है समय पे। यस सर। अब पूरा प्रकरण उठ के अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट में भेजा जा रहा है, भेज दिया, आगे पढ़ रहे लिखा क्या है, तुम ना जाओ आगे, वो क्या कह रहे हैं आगे, फिर अपन नहीं क्लियर कर देंगे। हाँ, और चलो प्रोवाइडेड डेट, हाँ प्रोवाइडेड डेट आ गए। यस सर। तो अभी नहीं, फिर से पढ़ो एंड के बाद, and if he has no jurisdiction to try the case or commit it for trial and considers further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to the magistrate having such jurisdiction. देखिए, तो फिर वो कह रहे हैं कि उसके विचार में निरुद्ध रखना अनावश्यक है, तो वह अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास जिसे उसके अधिकार है, तो किसको? अभियुक्त को
ऐसे मजिस्ट्रेट के पास जिसे ऐसी अधिकार था भिजवाने के लिए आदेश दे सकता है। अभियुक्त उनके पास आया था रिमांड पे, लोकल जुरिडिक्शन थी या नहीं थी, वो कोई इमटेरियल था। एंड के बाद पैरा पलटा और इफ लग गया, और उनका इफ यदि ऐसा होता है कि लोकल जुरिडिक्शन उस मजिस्ट्रेट को नहीं था जो कि रिमांड दे रहा था, लेकिन उसको ट्रायल का पावन नहीं था, तो उस रिमांड देने वाले मजिस्ट्रेट ने कॉम्पिटेंट कोर्ट को फॉरवर्ड कर दिया। किसको कर दिया? मामले को कि अभियुक्त को? अभियुक्त को। गाय अब तुम जानो तुम्हारा काम नहीं। अभियुक्त आ गया। अब देखिए यहाँ से परंतु अब लग रहा है